नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 31 जुलाई 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हिंदू में देखो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं छुट्टी। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे हिमालयन रीजन में काफ़ी सारे लैंडस्लाइड्स और फ्लैश फ्लड्स की घटनाएं हुई हैं। क्यों एकदम से हिमालयन रीजन में इस प्रकार की घटनाएं क्यों बढ़ गई हैं? हिंदू ने यूरोप की फ्लड्स को तो डिस्कस किया, लेकिन हिमालयस में ये जो कुछ हो रहा है वो डिस्कस नहीं किया। वैसे आज आर्टिकल आया तो है हिंदू में हिमालय से संबंधित, लेकिन उसमें पॉइंट्स नहीं निकल के आते। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल आया था 3-4 दिन पहले, हिमालयस रीजन में जो फ्रेजाइल इकोलॉजी है उससे संबंधित, तो उसे हम थोड़ा और कंपाइल करके डिस्कस करेंगे। दूसरा इशू हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट में डिसरप्शन से संबंधित। बार बार जो पार्लियामेंट है वो डिसरप्ट हो जाती है, अपोजिशन पार्लियामेंट को चलने नहीं देता। आखिरकार क्यों विपक्ष पार्लियामेंट को नहीं चलने देता और इससे नुकसान क्या होता है? डिटेल से इस इशू को डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में इंडिया यूएसए रिलेशंस। कल भी हमने इंडिया यूएसए रिलेशंस की बात की थी, लेकिन कुछ नए पॉइंट्स हैं। द प्रिंट का ये आर्टिकल है और पार्लियामेंट में डिसरप्शन से संबंधित आर्टिकल वो है इंडियन एक्सप्रेस का। क्वेश्चन आपको ये अटेम्प्ट करना है, हिमालयस are highly prone to disasters. Discuss the causes and suggest suitable measures of mitigation. 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले देखो, अपना एक और चैनल है सुमित के नाम से, सुमित रेवरी के नाम से। वहाँ पे ये जो वीडियो है ये कुछ देर पहले पब्लिश हुई। डिजिटल फ़ोन्स के इस्तेमाल के कारण बहुत ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट होता है और पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं बन पाती। तो उसी इशू पर ये जो बुक है डिजिटल मिनिमलिज्म, इसकी ये समरी है, कार्ल न्यूपोर्ट की ये बुक है। तो ये जो वीडियो है दूसरे चैनल पे है सुमित के नाम से, ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और एडिटिंग टीम ने काफ़ी मेहनत भी की है इस वीडियो में। तो आप डिस्कशन के बाद इस वीडियो को चाहो तो देख सकते हो। अभी चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल वीक हिमालयन इकोलॉजी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये वो एस्पेक्ट्स हैं जो हम शामिल करेंगे हमारी आर्टिकल के डिस्कशन में। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ। हमने देखा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में बड़े बड़े पत्थर जो हैं पहाड़ से नीचे गिरने लगे। नीचे एक ब्रिज था जो बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह ढह गया पत्थरों के गिरने की वजह से, और इस हादसे में 9 लोगों की डेथ हो गई। ये तो सिर्फ एक इंसिडेंट है। पिछले कुछ समय में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हिमालयन रीजन में देखने को मिले हैं, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। जैसे देखो, उत्तराखंड में चमोली में एकदम से फ्लैश फ्लड आ गई फरवरी 2021 में, जिसमें 80 लोगों की जान चली गई। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी फ्लैश फ्लड देखने को मिली, जिसमें 3 लोग बह गए, काफ़ी सारी बिल्डिंग्स और व्हीकल्स बह गई। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी कुछ इसी प्रकार का दृश्य देखने को मिला। देखो, इस प्रकार के जो हादसे हैं वो एकदम से क्यों बढ़ गए हैं हिमालयन रीजन में? इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं। फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज्ड इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। देखो, हिमालयस के जो पहाड़ है ना, रिलेटिवली यंग हैं, जवान हैं, स्टेबल हुए नहीं, लेकिन इंसान ने अंधाधुंध एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर दी हिमालयस रीजन में। तो ये जो रीजन है ना, बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन है, इकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल है। थोड़ी सी ज़्यादा बारिश आती है तो लैंडस्लाइड्स स्टार्ट हो जाते हैं। और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ देखो इतनी ज़्यादा अंधाधुंध हुई है ना, मतलब बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े स्केल पे हाईवेज़ का निर्माण हो रहा है। जैसे 4 धाम यात्रा के लिए एक बड़ा हाईवे बनाया जा रहा है। इवन नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी, मतलब बॉर्डर पर जो रीजन्स हैं उनको जोड़ने के लिए बड़े स्केल पे हाईवेज का, रोड्स का निर्माण हो रहा है। डेवलपमेंट के लिए और एग्रीकल्चर के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, पहाड़ी रीजन्स में पेड़ों को काटा जा रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो इन सब रीजन्स का जो असर है वो हिमालय की इकोलॉजी पर पड़ा है। ऊपर से देखो क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण अर्थ का जब एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर क्या होता है, हवा ज़्यादा मॉइस्चर सोख सकती है। ज़्यादा मॉइस्चर अगर हवा में होगा तो बारिश जब होगी वो भी ज़्यादा होगी ना। अब बारिश एकदम से ज़्यादा होगी तो फ्लैश फ्लड आने का जो खतरा है वो भी ज़्यादा होगा। इवन देखो, टूरिज्म एक्टिविटीज़ भी अंधाधुंध चल रही हैं।
आपने देखो जैसे ही जो सेकेंड वेव कम हुई, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के शहरों में कितनी ज़्यादा भीड़ देखने को मिली। इवन होटल्स भी नहीं मिल रहे थे, होटल में रूम नहीं मिल रहे थे। तो ये जो रवैया है ना इंसान का, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है हिमालयाज की इकोलॉजी के लिए। ये डेवलपमेंट तो कतई सस्टेनेबल नहीं है, ये पूरी तरह से अनसस्टेनेबल है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में इस प्रकार के हादसों की जो फ्रीक्वेंसी है वो और भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। सच्चाई कड़वी है, लेकिन हमें इसे एक्सेप्ट करके सॉल्यूशन निकालना होगा। क्या सॉल्यूशन निकल सकता है? सबसे पहले है अर्ली वार्निंग सिस्टम। हमारे पास एक अच्छा अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए। अभी वैसे देखो वेदर डिपार्टमेंट प्रिडिक्शन तो करता है, लेकिन इतना इफेक्टिव प्रिडिक्शन नहीं हो पाती। अगर इफेक्टिव वेदर प्रिडिक्शन हो तो समय रहते लोकल लोगों को सूचित किया जा सके, टूरिस्ट को समय रहते आगाह किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट है रीजनल कोऑपरेशन। देखो जब प्रकृति ने हिमालयस का निर्माण किया तो प्रकृति ने तो सोचा नहीं कि इंसान हिमालयस रीजन को विभिन्न देश में बांट लेगा, अलग अलग टेरिटरीज में बांट लेगा, लेकिन हुआ ऐसा ही। अब हिमालयस रीजन काफ़ी सारे देशों के अंदर आता है, जैसे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और कई सारे देशों के बीच तो ज़बरदस्त राइवलरी है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, जैसे इंडिया चाइना। और इत्तेफाक से आज ही दोनों देशों के मिलिट्री कमांडर्स के बीच 12वें दौर की बातचीत हो गई। तो इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स के कारण एकदम से फ्रेजाइल रीजन में बहुत ज़्यादा हलचल रहती है, उसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो इस रीजन की इकोलॉजी पर बहुत ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। इसे रोकने के लिए रीजनल कोऑपरेशन होना चाहिए विभिन्न स्टेट्स के बीच कि भैया हम इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर कम से कम ना इस्टेब्लिश करें जिससे इकोलॉजी और ज़्यादा खराब हो जाए। बात होनी चाहिए इन इश्यूज़ को लेके। नेक्स्ट है एरिया स्पेसिफिक सस्टेनेबल प्लान। अब देखो हिमालयाज जो रीजन है वो तो बहुत बड़ा है। अब अलग अलग जगह पर सिचुएशन अलग अलग है, तो एरिया के हिसाब से सस्टेनेबल प्लान बनाया जाए। एरिया की फ़िलहाल सिचुएशन क्या है, स्टेटस क्या है, अभी इकोलॉजी वहाँ पे कितनी ज़्यादा फ्रेजाइल है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इकोलॉजी को स्टेबल रखने के लिए। तो एरिया स्पेसिफिक सस्टेनेबल प्लान बनाने की आवश्यकता है, ना कि एक ही प्लान पूरे हिमालयाज के रीजन पर लागू हो। नेक्स्ट, प्रमोट इको टूरिज्म। एक डायलॉग होना चाहिए, जो ये कॉमर्शियल टूरिज्म या फिर इको टूरिज्म है, इनसे क्या नुकसान हो रहे हैं, तो इन चीज़ों से संबंधित डिबेट्स होनी चाहिए ताकि और ज़्यादा जागरूकता फैले। सबसे लास्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो हिमालयाज रीजन में जब भी कोई प्रोजेक्ट चलाया जाए तो उससे पहले डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट आनी चाहिए, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से क्या फ़ायदे क्या नुकसान हो सकते हैं, इकोलॉजी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लोकल लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सारी चीज़ें पहले से डिस्कस होनी चाहिए और उन पर एक्शन भी लिया जाना चाहिए, तब जाके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट पर हम आगे बढ़ सकेंगे। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है, देखो जब इस प्रकार के हादसे होते हैं ना, लोगों की जान जाती है, काफ़ी दुखद है, लेकिन जितने लोगों की जान जाती हैं उसे तो हम गिन भी सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से कितना नुकसान होता है इकोलॉजी को, उसको तो गिना भी नहीं जाता। बिल्कुल जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं उनको काट के एक ही पेड़ बार बार लगाए जाते हैं एफोरेस्टेशन के नाम पे, और हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि जितने पेड़ कटे हैं उतने तो लगाए भी हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते क्या वो एफोरेस्टेशन प्रोग्राम उस नेचुरल फॉरेस्ट की भरपाई कभी कर सकेगा, वो एफोरेस्टेशन प्रोग्राम सफल भी हुआ है या फिर पेड़ लगाने के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति कर दी गई है। तो ऐसे ऐसे काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस सिटीजन्स को पूछने की आवश्यकता है सरकार से, और सरकार को भी इस इशू पर इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पार्लियामेंट में डिसरप्शन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम शामिल करेंगे हमारे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो अक्सर आप देखते हो कि पार्लियामेंट में स्पीकर की चेयर के सामने वेल में अपोजिशन के जो एमपीज हैं वो आ जाते हैं, नारेबाजी करने लगते हैं, हाउस की जो प्रोसीडिंग है वो नहीं चल पाती, मजबूरन स्पीकर को हाउस जो है वो एडजर्न करना पड़ता है, यानी पार्लियामेंट की जो फंक्शनिंग है वो पूरी तरह से प्रभावित होती है। आज़ादी को देखो 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं 2022 में। अगर हम एनालाइज करें जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, इन्होंने कैसा काम किया है,
तो हम पाएंगे कि पार्लियामेंट की जो फंक्शनिंग है वो लगातार डिक्लाइन करती जा रही है। आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में एक साल में पार्लियामेंट का सेशन 150 दिन तक लगता था और सीरियसली सभी मेंबर्स जो हैं वो सीरियस लेते थे पार्लियामेंट में डिस्कशंस को। लेकिन आज के समय में देखो पार्लियामेंट को उतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जा रहा है लॉ मेकर्स के द्वारा। कोविड-19 के दौरान जब विभिन्न देशों की जो पार्लियामेंट है वो सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर रही थी, हमारे देश में तो इतने समय तक पार्लियामेंट का सेशन ही नहीं ऑर्गेनाइज हुआ। अगर देखो बात करें कि पार्लियामेंट में इस प्रकार से डिसरप्शन होता क्यों है, अपोजिशन क्यों पार्लियामेंट नहीं चलने देता है, पहले कारण की बात करते हैं, उसके बाद नुकसान की बात करेंगे। देखो कारण ये है, एक तो जब विपक्ष के पास देखो इतनी सीट्स नहीं होती ना, जैसे अभी मेन विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, इनके पास इतनी सीट्स नहीं है पार्लियामेंट में, तो इनको ये लगता है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में बाधा डाल के जनता तक अपना संदेश पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि पार्लियामेंट की फंक्शनिंग की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होती है, तो विपक्ष किसी ना किसी इशू को लेके पार्लियामेंट नहीं चलने देता और सारा देश जो है वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग देखता है, तो उन्हें लगता है कि जो विपक्ष है वो हमारे इश्यूज उठा रहा है, कम से कम विपक्ष तो यही सोचता है, इसीलिए वो पार्लियामेंट नहीं चलने देता। पहले इस प्रकार से पार्लियामेंट की फंक्शनिंग ज़्यादा प्रभावित नहीं होती थी। जब से टीवी आए हैं ना और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स लाइव ब्रॉडकास्ट होना स्टार्ट हुई हैं, तब से ज़्यादा विपक्ष जो है वो पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को डिसरप्ट करने लगा है। और देखो बात एक पार्टी की नहीं है, पहले बीजेपी विपक्ष में थी, कांग्रेस सत्ता में थी, तो बीजेपी भी ऐसी ही करती थी जब विपक्ष में थी। अब कांग्रेस विपक्ष में है तो कांग्रेस भी ऐसा ही कर रही है, पार्लियामेंट नहीं चलने दे रही है। इसीलिए तो हम बार बार डिस्कस करते हैं, ये पार्टीज तो आती जाती रहेंगी, पॉलिटिकल लीडर्स भी आते जाते रहेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंस हमेशा देनी चाहिए इंस्टीट्यूशन को। अगर देखो पार्लियामेंट का इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग है तो किसी पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत नहीं होगी ऐसा करने की। तो समझ गए, मतलब डिसरप्शन क्यों करता है विपक्ष? विपक्ष को लगता है सारा देश देख रहा है, तो ये एक मौका है टीवी में आने का, जनता को दिखाने का कि देखो हम आपका जो मुद्दा है वो उठा रहे हैं। लेकिन इससे नुकसान बहुत होता है, इससे डेमोक्रेसी बहुत कमजोर होती है। पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में देखो एक दिन में बहुत खर्चा आता है, मतलब बहुत कुछ रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना पड़ता है पार्लियामेंट की एक दिन की फंक्शनिंग के लिए, लेकिन सारा का सारा जो पैसा है वो वेस्ट हो जाता है इस प्रकार से जब पार्लियामेंट की फंक्शनिंग ही नहीं चल पाती। दूसरा देखो, बहुत सारे एमपीज ऐसे हैं जो अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की जो आवाज़ है वो उठाना चाहते हैं सरकार के सामने, वो नहीं उठा पाते। 0 आवर, क्वेश्चन आवर पूरी तरह से बह जाते हैं। अब बिल सरकार ने इंट्रोड्यूस किए, लेके आई पार्लियामेंट में, जब इस प्रकार से पार्लियामेंट का टाइम अगर वेस्ट होता रहेगा तो बाद में सरकार जल्दबाजी में उन बिल्स को पास करवाएगी। पार्लियामेंट का मेन काम ही ये है ना, बिल्स डिस्कशन के साथ, डिबेट के साथ पास करवाना, लेकिन डिसरप्शन के कारण टाइम बचा नहीं और अंत में जल्दबाजी में वो जो बिल्स हैं वो सरकार अपनी मेजोरिटी के कारण पास करवा देती है। और कई बार तो देखो ऐसा होता है महत्वपूर्ण जो बिल है वो पास भी नहीं हो पाते, तो देश में जिन कानूनों की आवश्यकता होती है वो समय रहते वो कानून नहीं आ पाते। देखो डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट डेलिब्रेशन, डिबेट, डिस्कशन, लेकिन एक डी और जोड़ दीजिए आप, क्या है? डिसरप्शन। ऐसी बात एक बार पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोला भी था। उन्होंने बोला, मुझे तो हमेशा से लगता था कि डेमोक्रेसी का मतलब है डेलिब्रेशन, डिबेट्स और डिस्कशन, लेकिन जब मैं पार्लियामेंट में पहुंचा तो मुझे एक डी और मिला, वो है डिसरप्शन। तो ये कोट आप लिख सकते हो। चलो हमने ये तो देख लिया दिक्कत है, प्रॉब्लम है, क्या किया जाए? देखो एक सॉल्यूशन इसका ये हो सकता है, कम से कम ये जो 0 आवर, क्वेश्चन आवर हैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीकर जो हैं अपने चैम्बर में जरूरी एमपीज के साथ में और मिनिस्टर्स के साथ में ये 0 आवर, क्वेश्चन आवर कंडक्ट करवा सकते हैं और उसकी भी लाइव प्रोसीडिंग हो सकती है। मतलब बाकी इंपॉर्टेंट जो कानून हैं वो बेशक ना पास हो, स्पीकर के चैम्बर में होने भी नहीं चाहिए, लेकिन जो जरूरी 0 आवर, क्वेश्चन आवर हैं जिसमें सरकार इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है, जिसमें जो एमपीज हैं वो जनता की जो आवाज़ है वो उठाते हैं, तो ऐसे 0 आवर, क्वेश्चन आवर स्पीकर के चैम्बर में टीवी रिकॉर्डिंग के साथ में हो सकते हैं। ये आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन है, लेकिन अब समय आ गया है इस
आइडिया को अपनाने का। दूसरा देखो, एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बननी चाहिए कि पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर्स में एमपीज को, एमएलएज को कैसे बिहेव करना है। ऑटोमेटिक सस्पेंशन का प्रोविजन होना चाहिए कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमएलए जो है वो लगातार दूसरी बार तीसरी बार वेल में आके नारेबाजी करेंगे तो वो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएंगे, ऐसा प्रोविजन होना चाहिए। ऑटोमेटिक सस्पेंशन जब हो जाएगी तो फिर कोई एमपी या फिर एमएलए जो है वो ऐसा करने का थोड़ा कम जोखिम उठाएगा। क्यों, देखो अभी देखो स्पीकर अगर एमपीज या फिर एमएलएज को सस्पेंड करते हैं ना, तो फिर इस प्रकार की खबरें आती हैं, विपक्ष कहता है हमारे लोकतंत्र के लिए काला दिन, सरकार ने सभी जो विपक्षी एमपीज हैं उनको सस्पेंड करवा लिया। तो स्पीकर ऐसा करते नहीं हैं। लास्ट में एक बात ये बोली जाती है, कुछ समय पहले विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि पार्लियामेंट का जो नेचर है अब ट्रांसफॉर्म हो चुका है। शुरू में पार्लियामेंट का नेचर हुआ करता था एपेक्स लेजिस्लेटिव बॉडी, मतलब सर्वोच्च बॉडी जो कानून बनाती है हमारे देश में। लेकिन अब नेचर ऐसा हो गया है कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो इश्यूज हैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना। और देखो ऐसा कैसे किया जा सकता है, कम से कम विपक्ष का ये मानना है कि डिसरप्ट करके ऐसा किया जा सकता है, लेकिन ये सोच गलत है। इससे बहुत ज़्यादा देश को नुकसान होता है, हमारे लोकतंत्र को नुकसान होता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया पार्लियामेंट में डिसरप्शन से संबंधित। वैसे देखो पार्लियामेंट के डिक्लाइन से संबंधित जो इशू हैं हमने 2 हफ्ते पहले भी डिस्कस किया था। इसमें भी काफ़ी अच्छे सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, जैसे पार्लियामेंट क्यों डिक्लाइन हो रही है, जो बिल्स हैं वो कमेटीज़ के पास नहीं भेजे जा रहे हैं, कुछ बिल्स को मनी बिल के नाम पे पास कर दिया जाता है। तो जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा था तो आप इस वीडियो में जो डिस्कशन है वो भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया यूएस रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो हमने कल ये तो आर्टिकल डिस्कस किया था कि यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटनी ब्लिंकन, ये भारत की पहली यात्रा पर आए और काफ़ी सारे इश्यूज़ पर चर्चा हुई। लेकिन ठीक इसी समय यूएस में जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, यानी वाइस फॉरेन मिनिस्टर आप कह लीजिए, वेंडी शेरमन, ये चाइना की यात्रा पर गई हैं। और चाइना की यात्रा के दौरान इन्होंने चाइना के फॉरेन मिनिस्टर और काफ़ी सारे सीनेटर से मुलाकात की। चाइना और यूएसए के बीच रिलेशंस कैसे चल रहे हैं ये हमारे एग्ज़ाम के लिए सीधा सीधा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ जो पॉइंट्स हैं वो आप समझने के लिए देख लीजिए। अभी देखो ये जो विजिट हुई है यूएसए की वाइस फॉरेन मिनिस्टर की, इन्होंने कहा कि चाइना में जिंगजियांग रीजन, तिब्बत रीजन, हांगकांग में जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ या फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं उनके प्रति यूएस जो है वो चिंतित है और यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के लिए यूएसए स्टैंड होगा, खड़ा होगा। यूएस ने ये कहा कि हम चाइना के साथ हेल्दी कंपटीशन चाहते हैं, हम किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं। लेकिन चाइना इस बात को नहीं मानता। चाइना कहता है यूएसए लगातार चाइना को डिमोनाइज करने की कोशिश कर रहा है, यानी एक बहुत ही खराब, डिमोनाइज करने का मतलब जैसे शैतान की तरह दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो इनकी विजिट के दौरान बहुत से इश्यूज पर चर्चा हुई, हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया की बात करते हैं, इस आर्टिकल में क्या निकल के आता है। देखो अभी बहुत से ऐसे यूएसए के एक्शंस हुए हैं जिससे इंडिया चिंतित है। इंडिया को लगता है यूएसए जो है वो अपने मन मुताबिक दूसरे देशों पर सैंक्शंस लगा देता है जो यूएसए के हित में है। जैसे ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, म्यांमार के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, और यूएसए दूसरे देशों को भी रोकता है कि जिनके ऊपर हमने सैंक्शंस लगाए हैं आप उनसे डील नहीं कर सकते। तो इंडिया ईरान के साथ दोस्ती मेंटेन करके रखना चाहता है, म्यांमार के साथ दोस्ती मेंटेन करके रखना चाहता है, लेकिन यूएसए के सैंक्शंस इसमें आड़े आ जाते हैं। दूसरा, अफगानिस्तान से एकदम से यूएसए जा रहा है, लोकल जो कंट्रीज हैं आस पड़ोस के जैसे इंडिया, उन पर बहुत एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा। हाल ही में यूएसए ने एक नया क्वाड बनाने की घोषणा कर दी जिसमें उज्बेकिस्तान है, पाकिस्तान है और यूएसए खुद है और अफगानिस्तान है। मतलब ये सारे देश हैं, यूएसए, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, लेकिन इंडिया नहीं है। अरे भैया, आप इंडिया को इतना ही दोस्त मानते हो, इंडो पैसिफिक रीजन में आप इंडिया के साथ कोऑपरेशन की बात करते हो, कम से कम आप ये क्वाड ग्रुप बना रहे थे, इंडिया के साथ कंसल्ट तो करते। देखो ये मजाक नहीं है, ये एक प्रकार से इंडिया की बेइज्जती वाली बात है।
तो ये सारे जो इश्यूज हैं इंडिया को यूएसए के सामने उठाने चाहिए। इसीलिए तो विभिन्न फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि आप यूएसए के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। यूएसए तो विभिन्न देशों को एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है, जब तक अपना इंटरेस्ट है, उसके बाद यूएसए उन देशों को छोड़ देता है। जैसे अफगानिस्तान का एग्जांपल ले लीजिए। अब यूएसए को लगता है कि हमारा खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो अफगान गवर्नमेंट को राम भरोसे छोड़ दिया है यूएसए ने। एक और प्लान है यूएसए का, मतलब G7 कंट्रीज का ये प्लान है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या फिर लो इनकम कंट्रीज हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए पैसे नहीं होते, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इन्वेस्ट करेगा ये सारे कंट्रीज मिलके इस इनिशिएटिव के तहत। बट इंडिया को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया। तो यूएसए को समझना चाहिए कि दोस्त अगर आप बनाते हो तो दोस्ती निभाना भी सीखो। ऐसा नहीं कि अच्छी खासी दोस्ती आप अपने एक्शंस के कारण लूज कर दो। ये यूएसए को सीखने की आवश्यकता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।